हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा था, सेकंड नंबर का चैप्टर था जो सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो जो टॉपिक हमने छोड़ा था, हम उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वैक्सीन यानी टीका। वैक्सीन क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे कुछ। मैंने इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए जानने के लिए अति आवश्यक हैं, ताकि ये कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरकता में किस प्रकार जीवाणु या सूक्ष्म जीव किस प्रकार उनकी उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, यानी उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैक्सीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर होता है उसमें कुछ अंदर हमारे जो शरीर को सुरक्षित रखते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन कुछ विषैले यानी कुछ बीमारी वाली जो सूक्ष्म जब अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए जो हमारे प्रतिजैविक होता है, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से जब हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं तो वह जो हमारे लिए उनको जो बीमारी वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे लड़ने में मदद करती है तथा उनको नष्ट कर देती है, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसको टीके के द्वारा भी जाना गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे एक टीका लगाया जाता है, जिससे कि उसमें प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडियों का प्रवेश कराया जा सके, ताकि वह बीमारियों को लड़ने में सक्षम हो। तो हम पढ़ते हैं इसके आगे जो अपने टॉपिक है उसके बारे में। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। यानी एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसके टीके की? चेचक के टीके की खोज की थी। तो वैसे इसे दोबारा बोलता हूँ क्योंकि ये कंपटीशन लेवल सवालों में, कंपटीशन जो लेवल वाले सवाल होते हैं उनमें आता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 1798 में। ये क्वेश्चन बनता है। और हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है जो हमारा हैजा, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। यानी कि वैक्सीनों के द्वारा किन किन बीमारियों को रोका जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारी। जो हैजा होता है, क्षय होता है, चेचक की बीमारी होती है तथा हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है, जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी जो मिट्टी होती है, जो भूमि की मिट्टी होती है, उनकी उर्वरकता में किस प्रकार वृद्धि करता है। जो हमारे जो पहला बिंदु है, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं, वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी उसका स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसे जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। मृदा में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसका संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में, जिसके द्वारा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। और इसे ही जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जैविक नाइट्रोजन। तो गाइस, इन टॉपिकों को मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ, आप ध्यान से समझिए। वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था क्या होता है क्या नहीं होता। एक प्रतिजैविक औषधि होती है जिसको शरीर में प्रवेश कराने पर जीवाणुओं से, यानी विषैले जीवाणु होते हैं जिससे हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, उनसे लड़ने में सहायक होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की। हैजा, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। जो अगला हमारा टॉपिक था, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। पहला जो बिंदु है, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। और हमारा अगला बिंदु है, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसे जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो गाइस, इसमें आपने देखा है मैंने कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है, बट मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सरल है, ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण का शुद्धिकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो गाइस, आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप दो पात्र ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई पात्र ले लीजिए दो, उसमें आप मिट्टी भर लीजिए, उसमें मिट्टी से भर लीजिए। तो गाइस, आपको एक पात्र में तो डालना है घर के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, फल के छिलके,
सब्जियों के छिलके आदि एवं उसमें डालने हैं और इसको मिट्टी से दबा देना। और एक पात्र में आपको डालना है खिलौने, प्लास्टिक की चीज़ें, पॉलीथीन, पीवीसी आदि डालनी है। तो आप उनको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। कितने दिन के लिए? आप 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। तो गाइस आप एक पात्र को देखते हैं, आप उसको दोबारा गड्ढे को खोद कर देखते हैं, तो जिसमें सब्जी के फल वगैरह एवं जो सब्जी के कुछ छिलके वगैरह जो यानी कि जो जैविक अपशिष्ट है उसमें जो दबाए गए थे वो सड़ गल गए होंगे या उनमें बदबू मारने लग गई होगी, जिससे कि वह उनका अपघटन हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरे पात्र में देखते हैं प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन, जो खिलौना वगैरह हैं जो कि प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो यूं की यूं ही हैं। तो गाइस इससे आपको पता चलता है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण इस प्रकार होता है जब जैविक अपशिष्टों को गड्ढे में या किसी गड्ढे में यानी दाब दिया जाता है तो वह अपघटित हो जाते हैं, यानी उनका अपघटन हो जाता है। लेकिन यह प्लास्टिक की वस्तुओं का एवं पॉलीथीन आदियों का अपघटन नहीं होता। तो इसमें ये पर्यावरण का शुद्धिकरण इसके बारे में बताया गया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके आगे बिंदु की तरफ ध्यान दीजिए। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, यानी उनमें बीमारियां फैलाते हैं, उन रोग उत्पन्न करते हैं। रोग से उत्पन्न होने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को, जो रोग से उत्पन्न होते हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो गाइस आप इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे आदियों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे आदियों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोगों से उत्पन्न होने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार प्रवेश करते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। तो गाइस जैसे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है या उसको जुकाम हो रहा है, तब जब उसको बुखार आता है, जब वह जुकाम छींकता है तो उसमें जब छींकता है तो उसके मुंह के द्वारा, जो वायु के द्वारा जो रोगाणु होते हैं वे वायुमंडल में फैल जाते हैं, यानी जो विषाणु होते हैं वायुमंडल में फैल जाते हैं और उनको वायु के द्वारा, जल के द्वारा आदि के द्वारा जो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित करते हैं, उनको संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। या किसी के छूने से हो जाते हैं, जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कोविड के बारे में। कोविड किस प्रकार का रोग है? संचरणीय रोग। जब किसी व्यक्ति को जब हम छूते हैं तो उसके द्वारा हमको कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को जब हम छूते हैं तो उसके द्वारा हमको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उसके लिए। तो गाइस ऐसे ही ये मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव है। जैसे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण जो मैंने लिख रखे हैं, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग आदि। क्या क्या है? हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय आदि रोग हैं। तो गाइस इन पॉइंटों को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। हानिकारक सूक्ष्म जीव, वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। वे सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक था मनुष्य में रोगजनक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा जो संचरण करते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो इसी का ही है, यानी जो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव है। उसमें कुछ और भी बिंदु है, मैं उसके बारे में आपके लिए बताता हूँ। तो गाइस हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं। तो गाइस आप ये देख रहे हैं इनमें सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो गाइस मेरा छोटा बोर्ड है इसलिए मैं इस पर लिख नहीं पा रहा, बट आप इसको किताब में पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपको उसको सॉल्व करा सकूं, आपको उसके बारे में बता सकूं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में। हमारे जो मुख्य बिंदु है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जो कुछ कीट एवं जंतु हैं ऐसे भी हैं जो कि रोग कारक सूक्ष्म जीवों का रोग वाहक का कार्य कर रहे हैं।
रोग वाहक का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मक्खी या मच्छर। जैसा कि आपने देखा होगा जो जो मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के, जैसे कि कहीं गंदी जगह पर बैठ गई तो उसमें कुछ रोगाणु यानी विषाणु कुछ उससे चिपक गए, जिसके द्वारा वे अगर हमारे घरों में जो भोजन बन रहा है उस पर बैठती हैं, जो बिना ढका होता है उस पर बैठती हैं, तो उस पर कुछ रोगाणु या विषाणु उस पर छूट जाते हैं, जिसको हम सेवन करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो गाइस आप हमेशा ही अपना खाना ढक कर रखें ताकि आपका खाना को दूषित नहीं कर पाए मक्खी या मच्छर। तो गाइस हम पढ़ते हैं कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कि मक्खी मच्छर आदि। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है, एक मादा फ्लैमिडोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक करता है। जो मादा मच्छर है फ्लैमिडोडियम जो मलेरिया परजीवी का वाहक करता है। और जो अपना अगला बिंदु है मादा एडिस मच्छर जो डेंगू के वायरस का वाहक है। तो गाइस आप जैसा कि आप सब जानते हैं मच्छरों का उत्पादन एक स्वच्छ जो साफ जल होता है उसमें ही होता है। तो गाइस इसको रोकने के लिए अपन एक कार्य कर सकते हैं, कहीं भी अपने आसपास में कूलर हुआ या गाड़ी के खराब पड़े हो टायर में आदि में अगर जल भर जाता है तो हम उनको खाली करके रख सकते हैं ताकि उसमें मच्छर उत्पन्न ना हो। और अपने आसपास में शुष्क जलवायु रखें ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि मच्छर या सूक्ष्म जीव यानी विषैले विषाणु एवं रोगाणु उत्पन्न ना हो। इसलिए गाइस हमको अपने आसपास में यदि कूलर में या गाड़ी के टायरों में आदि में अगर पानी जल भराव मिलता है तो हमको उसको साफ़ कर देना चाहिए, यानी जल भराव को समाप्त कर देना चाहिए ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो। तो गाइस ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो ऐसे रोग वाहकों का नाम बताइए जो मलेरिया परजीवी एवं डेंगू के वायरस का कारण है, तो आप बता सकते हैं मच्छर फ्लैमिडोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है एवं मादा एडिस मच्छर जो डेंगू के वायरस का वाहक है। तो गाइस मैंने जैसे कि आपके लिए बताया था सारणी 2.1 मनुष्य के सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, ये आपको खुद पढ़नी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो गाइस मैं इसको दोबारा इन 2 पॉइंटों को दोबारा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए। कुछ कीट एवं जंतु यानी कुछ कीड़े मकोड़े एवं जीव जंतु होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। उन्हें यानी कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाने का कार्य करते हैं जैसे कि मक्खी मच्छर आदि। मक्खी के बारे में बता दिया मैंने आपके लिए, मच्छर के बारे में भी बता दिया। और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में आ भी चुका है और आता भी है, मच्छर फ्लैमिडोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। यानी मलेरिया परजीवी का कौन सा वाहक है, रोग वाहक कौन है, फ्लैमिडोडियम। और जो अपना यह बिंदु है मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, यानी डेंगू के वायरस का रोग वाहक कौन है, मादा एडिस। ये ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कि जंतुओं में किस प्रकार रोग कारक होता है, उनमें जीवाणु किस प्रकार प्रवेश करते हैं, वे किस प्रकार बीमार पड़ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में रोग किस प्रकार होता है। तो रॉबर्ट कूस्ट ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। ये रॉबर्ट कोच थे ना, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में एक बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। जब 1876 में रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। जब इस वैज्ञानिक ने खोज की तब उसने देखा कि यह तो एक भयानक बीमारी है, यह एक भयानक बीमारी है जो जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, और रोग की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। किसका कारक है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। इसका जो अगला पॉइंट है इसके बारे में पढ़ेंगे आप। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। जो एंथ्रेक्स है ना, जो एंथ्रेक्स रोग है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला यह सबसे भयानक रोग है, यानी खतरनाक रोग है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। हमारा अगला पॉइंट है इसमें, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। जो गाय के खुर होते हैं उनमें गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। गाय में जो खुर का रोग होता है एवं मुंह का जो रोग होता है वायरस के द्वारा होता है। तो गाइस इन टॉपिकों को हम दोबारा रिवाइज कराते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने जो 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु, जाना है गाइस, ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। किसका कारक है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है।
जो इसका अगला बिंदु है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। जो एंथ्रेक्स है ना, जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। जो हमारा अगला बिंदु है, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। जो गाय में खुर एवं मुंह का रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। तो गाइस जंतु एवं रोग का जीवाणु में कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे जिसके बारे में मैंने बताया। हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, पौधों में किस प्रकार सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, सरसों, संतरा, सेब आदियों में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी फसल में कमी आ जाती है। तो गाइस इस सारणी में हम जानेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव, पादप रोग क्या है, सूक्ष्म जीव संचरण का तरीका क्या क्या है, उसमें सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये ब्लॉक है पादप रोग, इसमें पादप रोग है और इसमें है सूक्ष्म जीव, किस सूक्ष्म जीवों द्वारा यह रोग उत्पन्न किया जाता है और इसमें संचरण का क्या क्या तरीका है। तो पादप रोग में है पहला नींबू रोग किस प्रकार होता है, किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है और संचरण का क्या तरीका है। तो गाइस नींबू कैकर सूक्ष्म जीव है, इसमें जीवाणु और संचरण का तरीका वायु। जो नींबू कैकर होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, इसका संचरण होता है वायु के द्वारा होता है। जो हमारा अगला नंबर 2 है गेहूं का रस्ट है पादप रोग, इसमें सूक्ष्म जीव है कवक। गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। जो कि गेहूं का रस्ट और पादप रोग है गेहूं का रस्ट, सूक्ष्म जीव है कवक, संचरण का तरीका क्या है? वायु एवं बीज। जो हमारा अगला जो इसमें है नंबर 3 है भिंडी की पीत और इसका सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण का तरीका है कीट के द्वारा। भिंडी की पीत पादप रोग होता है जो कि वायरस के द्वारा होता है। और हम आगे बढ़ते हैं खाद्य विषक्लन यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम रात का बचा भोजन सुबह के लिए रख देते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि विषैले होते हैं। जब हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है तो वह हमारे शरीर को कुछ हानियाँ पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमें उल्टी वगैरह एवं बीमार हो जाते हैं जिसके कारण। तो गाइस हमको याद रखना चाहिए हमेशा, हमको रात का बचा भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो गाइस इसी प्रकार इसमें बताया गया है हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो हमारे भोजन में कुछ अगर बाय द वे आप देखते हैं कि आपने आज रात का जो खाना है थोड़ा सब्जी वगैरह बचा के रख दी, तो कल आप उसको खाएंगे तो उसमें ज़्यादा दिन तक अगर आप रखेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाएगा। अगर आप उस सब्जी को ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं तो उसके द्वारा आप बीमार भी हो सकते हैं। तो गाइस हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, हमें रात का बचा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो गाइस ये है खाद्य विषक्लन, इसमें यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है, जिसके कारण आप बीमार हो जाते हैं। तो गाइस इन दोनों टॉपिकों को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, पादप रोग है नींबू कैकर, इसका सूक्ष्म जीव है जीवाणु, संचरण का तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट, इसका सूक्ष्म जीव है कवक, संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। और इसमें भिंडी की पीत, इसका सूक्ष्म जीव है वायरस, संचरण का तरीका है कीट। और खाद्य विषक्लन में मैंने बताया था हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में इस चैप्टर का अगले टॉपिक है उसके साथ अगली वीडियो में। तो गाइस आपको जैसा कि पता है हमारी वीडियो अपलोड होने लगी, कृपया देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें, अपने दोस्त एवं रिलेटिव्स को बताएं वीडियो अपलोड होने लगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट्स करके